नीति आयोग से उत्तराखंड को मिली 400 करोड़ की मदद। सीएम त्रिवेंद्र ने केंद्र का जताया आभार, कहा डबल इंजन सरकार का दिखने लगा असर, आगे और ज्यादा बजट की जगी उम्मीद। पंचेश्वर बांध को लेकर पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने केंद्र को दी सलाह, कहा पहले पर्यावरण के रिपोर्ट सार्वजनिक करे सरकार, फिर लोगों को विश्वास में लेकर करें बांध का निर्माण। देहरादून में जल निगम के एमडी हुए ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार, ठग ले उड़े क्रेडिट कार्ड से 1,69,000 रुपए। साइबर सेल और पुलिस के अलर्ट के लगातार बढ़ रहे हैं केस। 11 महीने बाद पकड़ा गया खूनी खेल का आखिरी आरोपी। भाजपा नेता राजेश मान का बेटा गिरफ्तार, प्रॉपर्टी के लिए मां के साथ मिलकर की थी पिता की हत्या। रुड़की में बेकाबू कार तालाब में गिरी, कार सवार दंपत्ति की मौके पर हुई मौत। रुड़की से सहारनपुर जा रहे थे पति पत्नी। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत आज रोहतक में सजा का ऐलान करेगी। जज राम रहीम को सजा जेल में ही सुनाएंगे और इसके लिए जज को चॉपर के जरिए पंचकुला से रोहतक लेकर जाया जाएगा। हरियाणा की पुलिस ने दावा किया है कि इसको लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं और गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको ये बताया कि शुक्रवार को रेप केस में राम रहीम को दोषी करार दिया गया था और उसके बाद राम रहीम के समर्थकों ने, डेरा के गुंडों ने जमकर हिंसा की थी। सरकार की कोई भी रुकावट, कोई व्यवधान, कोई किसी किस्म की किसी अप्रिय घटना की या कोई गुंडागर्दी की या उपद्रव की या और किसी किस्म की भी लैंड ऑर्डर की किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए हरियाणा पुलिस तैयार है। पूरा पुलिस बल है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आर्मी को भी स्टैंड बाई वहां के लिए रखा हुआ है, लेकिन हमारी पुलिस की अपनी पूरी व्यवस्था है, किसी किस्म की वहां कोई दिक्कत नहीं होगी। और शोषण मामले में बाबा राम रहीम को सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार देने के मामले में आज कोर्ट सजा का फैसला सुनाएगी। वहीं कोर्ट में दोषी करार दिए जाने के बाद भड़की हिंसा के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी किया गया था। आज होने वाली सजा के फैसले से पहले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि सरकार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और प्रदेश में पूरी तरह से शांति है। सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। लेकिन बाढ़ के बाद जब पानी कम हुआ, पूरी तरह शांत है और हम पूरी हालात पर हम नज़र रखे हुए हैं। हमने जब कोर्ट का फैसला आना था उससे 5 दिन पहले से हम लोग अपनी व्यवस्थाएं हमने कर ली थी। हम पूरी तरह तैयार हैं। और राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद हुई हिंसा एक सोची समझी साजिश थी, सब कुछ स्क्रिप्टेड था। राजस्थान के श्रीगंगानगर और हरियाणा के अंबाला में इस साजिश का पर्दाफाश हुआ है। कोड वर्ड 4250 मतलब बाबा गए। एक्शन, पेट्रोल बम से हमला, सरकारी दफ्तरों को जलाना और गाड़ियों को फूंकना। कोड वर्ड 1650 मतलब बाबा बरी। एक्शन, शहर में मार्च निकालना, लोगों को बधाई देना और मिठाइयां खिलाना। कोड वर्ड पौधारोपण। एक्शन, आत्मदाह। कोड वर्ड पानी सींचना। एक्शन, पेट्रोल से आगजनी। कोड वर्ड कली काटना। एक्शन, जान से मारना। इन कोड वर्ड्स की हकीकत जानकर आप हैरान रह जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे और धर्म के ठेकेदारों पर से आपका विश्वास उठ जाएगा। जनाब, ये वो कोड वर्ड्स हैं जिनके जरिए राम रहीम के समर्थकों ने दहशत की कलंक कथा लिखी और शहर दर शहर कहर बरपाया। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये लोग राम रहीम के समर्थक हैं, जिनके इशारे पर गुंडों ने चौतरफा तबाही मचाई, बेकसूरों को निशाना बनाया। आप खुद सुनिए इनकी गिरफ्तारी पर क्या कहना है पुलिस का। 4250 रुपए की कमेटी का किस्त है, तो इस कोई बोले तो ही आगे की तोड़फोड़ कार्रवाई करनी है। बाला में भी पुलिस ने साजिश रचने और राजद्रोह के आरोप में अशोक कुमार और पुनीत इंसा नाम के 2 शख्स को गिरफ्तार किया। ये दोनों डेरा सच्चा सौदा के कुर्बानी टीम के सदस्य हैं, जिनका काम हिंसा फैलाना था और इन दोनों की निशानदेही पर जयराम नाम के एक शख्स के घर से
38 लाख रुपए बरामद किए गए। मुलाना के एरिया से 38 लाख रुपीस एक इनके जो डेरा प्रेमी था उसके घर से रिकवर किए हैं। जो भी आदेश थे उस हिसाब से ये लोग फिर इन पैसों का यूज करते और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करते। इसके अलावा एक अंग्रेजी अखबार का दावा है कि पंचकुला में जो हिंसा फैली उसके पीछे सिर्फ राम रहीम के समर्थक ही नहीं बल्कि भाड़े पर लाए गए लोग भी शामिल थे और उन्हें हर रोज 1000 रुपए और फ्री में भोजन देने का वायदा किया गया था ताकि धर्म और समर्थन की आड़ में देश को दहलाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और गुजरते वक्त के साथ ही गुरमीत राम रहीम के समर्थकों की साजिश भी बेनकाब होती जा रही है। फैसले के दिन यानी शुक्रवार को राम रहीम के समर्थक पंचकुला में विध्वंस करने वाले थे। बिल्कुल मत चौंकिए, सबूत देखिए। बर्बादी की इस तस्वीर को देखिए। फैसले के बाद समर्थकों का तांडव देखिए। धर्म की आड़ में धू धू कर जलते शहर देखिए और यकीन मानिए ये तस्वीरें और भी भयानक हो सकती थीं अगर गुरमीत के गुंडों पर काबू नहीं पाया जाता। यकीन नहीं होता तो फिर ये देखिए, शुक्रवार को फैसले से पहले की तस्वीर है ये, तब की जब राम रहीम अपने काफिले के साथ पंचकुला कोर्ट जा रहा था। जरा गौर से देखिए, काफिले के साथ चल रही इस फायर ब्रिगेड को जनाब ये गाड़ी आग बुझाने नहीं बल्कि लगाने के लिए जा रही थी। यकीन नहीं होता तो आप खुद देख लीजिए। डेरा समर्थकों की ये साजिश अब पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। जिस गाड़ी से आग बुझाई जाती है उसका इस्तेमाल नफरत की आग फैलाने के लिए की जानी थी। देखिए कैसे इस गाड़ी में छुपाकर पेट्रोल से भरे डब्बे और कनस्तर लाए गए थे। पुलिस ने फायर ब्रिगेड की इस गाड़ी से बड़ी मात्रा में केमिकल बरामद की है। बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड में करीब 1200 लीटर का टैंकर पाया गया है। 2 केनिया जरूर साइड में एक बॉक्स के अंदर रखी हुई थी। वेदर इट वाज फॉर के वो क्या चीज है उसके अंदर, उसका टेस्ट कराया जाएगा। आप खुद देखिए ये गाड़ी किसकी है। फायर ब्रिगेड की ये गाड़ी खुद ही इसका जवाब दे रही है। शाह सतनाम जी ग्रीन वेलफेयर फोर्स विंग डेरा सच्चा सौदा सिरसा। शक नहीं यकीन मानिए ये गाड़ी डेरा सच्चा सौदा की ही है। हालांकि पुलिस इसको लेकर जांच की बात कर रही है। हमें 2-3 चीजें चेक करने के लिए फायर जो ऑफिसर है उसको कहा है। नंबर 1 कि जो नॉर्मल फायर ब्रिगेड का डिजाइन होता है क्या ये वही है या कस्टमाइज्ड है। नंबर 2 कि अगर उसके अंदर पेट्रोल है तो देखिए जिसकी भी गाड़ी है वो व्यक्ति गिरफ्तार होगा। और ना केवल ये एक गाड़ी है, तकरीबन हमारे पास 26-27 और गाड़ी है। सुना आपने, ये इकलौती गाड़ी नहीं है। साजिश कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। जरा सोचिए, पुलिस के मुताबिक ही 26-27 गाड़ियों में ऐसे मौत के सामान भर के लाए गए थे। लेकिन साजिश सिर्फ जलाने की ही नहीं थी बल्कि डेरा का दम दिखाने और लोगों में आतंक फैलाने की भी थी। हमें कुछ गाड़ियों में हथियार मिले, हथियार के नंबरों से पता चल जाएगा कि वो हथियार किसके नाम पे इशूड है। मतलब साफ है कि पंचकुला को तहस नहस करने का पूरा साजो सामान तैयार था। साथ ही डेरा समर्थकों की गुंडई को तस्दीक करता ये सीसीटीवी वीडियो भी कर रहा है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि गुरमीत राम रहीम के गुंडे एक बिल्डिंग में तोड़फोड़ कर रहे हैं। कोर्ट में दोषी करार दिए जाने के तुरंत बाद गुरमीत के गुंडों ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। मीडिया और वाहनों को निशाना बनाने के बाद ये गुंडे आसपास की इमारतों को निशाना बनाने लगे। सबूत चीख चीख कर बता रहे हैं कि धर्म की आड़ में झूठ की नींव पर खड़ी थी राम रहीम की पूरी सल्तनत। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो डेरा सच्चा सौदा चीफ राम रहीम की मुश्किलें अभी और बढ़ेंगी। अभी एक मामला आया है, कई मामले आने हैं जो बाबा को मटियामेट कर सकते हैं। मैसेंजर ऑफ गॉड का खेल खत्म। सीबीआई कोर्ट ने कहा बाबा बलात्कारी है। बाबा के गुंडों ने बवाल मचाया। बाबा के कई बवालियों की मौत। करोड़ों की संपत्ति का नुकसान।
पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा जब्त करो राम रहीम की संपत्ति। जी हां, बाबा ने जो बोया था अब उसे काटने की बारी उन्हीं की है, कुछ अपनी करतूतों की वजह से और कुछ जो उन्होंने गुंडे पाले थे उनकी करतूतों की वजह से। साफ है कि अब बाबा पर कानून का शिकंजा कसता ही जाएगा और उनका जेल से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये हम यूं ही नहीं कह रहे, आगे हम आपको एक एक कर उन मामलों के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि बलात्कारी ठहराए जाने के बाद बाबा को कम से कम कितनी सजा हो सकती है। कोर्ट इस मामले में राम रहीम को 7 साल की सजा सुना सकती है। अगर ऐसा हुआ तो गुरमीत राम रहीम को हाई कोर्ट से जमानत लेनी होगी। नियमों के मुताबिक 5 साल से ज्यादा की सजा होने पर अपर कोर्ट से जमानत लेनी होती है और जब तक जमानत नहीं मिलती राम रहीम जेल में ही रहेंगे। आरोप नंबर 1, राम रहीम पर डेरा के 400 साधुओं को नपुंसक बनाने का आरोप है। डेरे में रहने वाले साधु हंसराज चौहान ने हाई कोर्ट में याचिका देकर यह आरोप लगाया है। आरोप नंबर 2, राम रहीम पर डेरा प्रबंधन समिति के सदस्य रणजीत सिंह की हत्या का आरोप है। राम रहीम के कारनामों से वाकिफ होने की वजह से रणजीत की हत्या कर दी गई थी। आरोप नंबर 3, राम रहीम पर न्यूज़पेपर पूरा सच के पत्रकार की हत्या का आरोप है। 24 अक्टूबर 2002 को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को 5 गोलियां मारी गई थी। न्यूज़पेपर में डेरा के कारनामों की खबरें छपने पर वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोप नंबर 4, डेरा के पूर्व मैनेजर फकीर चंद की गुमशुदगी मामले में भी राम रहीम शक के घेरे में है। डेरा के पूर्व साधु ने राम रहीम पर फकीर चंद की हत्या का आरोप लगाया है। अभी एक मामले में बेपर्दा हुए बाबा की ये वो काली सच्चाई है जिस पर अभी कोर्ट से फैसला आना बाकी है और देर सबेर इन सब में भी गुरमीत राम रहीम की पोल दुनिया के सामने खुलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वयं जनता दरबार लगाने के बाद जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण की दिशा में एक और कदम उठाया। सीएम ने अपने मंत्रियों को सप्ताह में एक दिन बलबीर रोड स्थित पार्टी ऑफिस में बैठकर जनता की समस्याओं को सुनने के निर्देश दिए और इसके लिए बाकायदा मंत्रियों को डे चार्ट भी उन्होंने जारी किया है। तो मंत्री जी फरियाद सुनेंगे, इसका डे चार्ट खुद मुख्यमंत्री ने जारी कर दिया है। सोमवार को कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जनता की समस्याएं सुनेंगे। ऐसे ही मंगलवार को वन मंत्री हरक सिंह रावत, बुधवार को वित्त मंत्री प्रकाश पंत, गुरुवार को परिवहन मंत्री यशपाल आर्य, शुक्रवार को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और शनिवार को उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत जनता की समस्याएं सुनेंगे। खुद भी मुख्यमंत्री ने जनता दरबार लगाया, एक उदाहरण प्रस्तुत किया और अब उन्होंने एक डे चार्ट तैयार किया है अपने मंत्रियों के लिए। अब आपको बताते हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का आज का कार्यक्रम। सुबह 9:45 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करेंगे और पुस्तक मेले का वो शुभारंभ करेंगे। सुबह 10:55 पर वो परेड ग्राउंड में पहुंचेंगे और वहां पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यह है आज का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम। और सुबह में आरटीआई के द्वारा गलत सूचना देने का मामला सामने आया है। यहां उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति पर आए पुलिस विभाग के कार्मिकों को ऊर्जा विभाग किस नियम के तहत बिजली फ्री देता है, इसकी जानकारी के जवाब में विभाग के लोक सूचना अधिकारी ने इस पर अपना पक्ष भेजा कि विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति पर आए पुलिस कार्मिकों को फ्री में बिजली नहीं दी जाती है। लेकिन जब ईटीवी ने गहराई से इस मामले की पड़ताल की तो सामने ये आया कि उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति पर आए पुलिस विभाग के कार्मिकों को ऊर्जा विभाग सालों से निःशुल्क बिजली मुहैया करा रहा है और इस पर विभाग ने जो सूचना दी वो गलत साबित हुई। ये एक बड़ा अपराध है। कार्य अधिनियम 2005 में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी लोक सूचना अधिकारी अगर सूचना नहीं देता है, सूचना देने में विलंब करता है या सूचना गलत देता है तो धारा 20 में सूचना आयोग को अधिकार है, एक किसी भी राज्य सूचना आयुक्त को इस प्रकार की शक्तियां प्राप्त है कि वो उसको गलत सूचना देने पर दंडित कर सकता है। सूचना समय पर दे दी आपने लेकिन गलत सूचना दी आपने तो इस प्रकार का आपको दंडित किया जा सकता है। तो किस नियम के तहत बिजली फ्री देता है, जब ईटीवी ने यह पता लगाने की कोशिश की तो सूचना अधिकारी की गलती सामने आई है। मनीष डंगवाल
देहरादून से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। मनीष डंगवाल, ये बड़ी खबर ईटीवी अपने दर्शकों को दे रहा है कि किस तरह से सूचना विभाग द्वारा गलती की गई और ये गलत बताया गया कि उनको बिजली फ्री नहीं दी जा रही है। ये अपराध है, ये सामने आ गया है, ये स्पष्ट हो गया है। तो अब क्या आगे? देखिए राजेंद्र, बिल्कुल अगर घपले घोटालों की बात आए और ऊर्जा विभाग सबसे नंबर 1 पर उसमें उत्तराखंड में बना हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा घपले और घोटाले ऊर्जा विभाग से ही निकलकर सामने आते हैं। और खास बात यह है कि जो प्रतिनियुक्ति पर जो आए पुलिस कर्मचारी है, उन्हें किन नियमों के तहत ऊर्जा विभाग बिजली मुहैया फ्री में करा रहा है, इसका ऊर्जा विभाग के पास कोई आरटीआई के जरिए भी जवाब नहीं है। और खास बात यह है कि जब आरटीआई के जरिए जब आरटीआई कार्यकर्ताओं के द्वारा ये सूचना मांगी गई कि आखिरकार जो कर्मचारी या जो अधिकारी ऊर्जा विभाग में प्रतिनियुक्ति पर आते हैं, तो क्या उन्हें ऊर्जा विभाग फ्री में बिजली मुहैया करा सकता है? कोई नियम कानून इसके तहत ऊर्जा विभाग के मानकों में है? तो ऊर्जा विभाग ने साफ तौर से इसे इनकार कर दिया कि किसी तरह का कोई ऐसा नियम ऊर्जा विभाग का नहीं है कि जो प्रतिनियुक्ति पर जो कर्मचारी आते हैं उन्हें फ्री में यहाँ पर बिजली मुहैया कराई जाए। लेकिन पूरी जो मामला निकलकर सामने आ रहा है, जो HR डिपार्टमेंट ऊर्जा विभाग का है, उससे निकलकर सामने निकलकर आ रहा है, क्योंकि जब जो सूचना अधिकारी थे उन्होंने HR डिपार्टमेंट से इसके बारे में जानकारी मुहैया करानी चाहिए कि आखिरकार कौन सा वो नियम है जिसके तहत जो प्रतिनियुक्ति पर जो कर्मचारी आ रहे हैं उन्हें फ्री में बिजली मुहैया दी जा सकती है। तो HR डिपार्टमेंट ने साफ तौर से इनकार कर दिया कि ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि जो प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी आते हैं उन्हें यहाँ पर बिजली दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ HR डिपार्टमेंट जो है, जो कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर आए हुए हैं, उन्हें बाकायदा ऑर्डर जारी किए हुए हैं HR डिपार्टमेंट ने कि इन्हें निःशुल्क में बिजली मुहैया कराई जाए। तो कहीं ना कहीं HR डिपार्टमेंट सवालों के घेरे में और जो सूचना अधिकारी हैं वो इसीलिए यहाँ पर गुमराह हुए हैं, क्योंकि HR डिपार्टमेंट है, एक तरफ उसने जो अधिकारी जो प्रतिनियुक्ति पर आए पुलिस कर्मचारी हैं उन्हें बाकायदा ऑर्डर जारी कर दिए हैं कि इन्हें निःशुल्क में यहाँ पर बिजली दी जाए, और दूसरी तरफ जब सूचना मांगी गई तो सूचना में ये स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि बिजली यहाँ पर मुहैया कराई जाए। तो कहीं ना कहीं का बड़ा घोलमेल यहाँ पर निकलकर सामने आता है, और कई पुलिसकर्मी अभी भी ऐसे हैं ऊर्जा विभाग में सेवारत हैं जिन्हें यहाँ पर निःशुल्क में यहाँ पर बिजली मुहैया कराई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ऊर्जा विभाग को सोचना होगा और सरकार को भी यहाँ पर सोचना होगा कि आखिरकार जो बिजली चोरी की तमाम दावे और वादे ऊर्जा विभाग रोकने के करता है, तो वहीं जो प्रतिनियुक्ति पर जो कर्मचारी आए हुए हैं उन्हें किस नियम के तहत यहाँ पर निःशुल्क बिजली मुहैया यहाँ पर विभाग करा रहा है, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ये अगर एक तौर से देखा जाए तो अपराध यह है, क्योंकि जब कोई कानून यहाँ पर ऊर्जा विभाग का इस तरीके का है नहीं कि निःशुल्क बिजली यहाँ पर मुहैया कराई जाए और फ्री में यहाँ पर पुलिस कर्मचारी बिजली यहाँ पर जला रहे हैं। जी शुक्रिया आपका मनीष डंगवाल। हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरह से गलती हुई है, किस तरह से ये गलत सूचना दी गई जिसमें यह कहा गया कि मुफ्त में डिपुटेशन पे आए पुलिस कार्मिकों को बिजली नहीं दी जा रही है। लेकिन जब हमने पड़ताल की तो हमने पाया कि अब सूचना बिल्कुल गलत है, मुफ्त में बिजली दी जा रही है, और इस किस नियम के तहत ऐसा किया जा रहा है इसका कोई जवाब नहीं है। बहरहाल नीति आयोग के द्वारा उत्तराखंड को 400 करोड़ रुपए की धनराशि विकास कार्यों के लिए दिए जाने की स्वीकृति दे दी गई है, और इसके लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और मदन कौशिक ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट राशि मिलने को लेकर कहा कि डबल इंजन की सरकार का असर दिखाई दिया है, आगे और भी ज्यादा केंद्र से प्रदेश को विकास कार्यों के लिए मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री जब देहरादून में आए थे उन्होंने कहा था कि आप उत्तराखंड दीजिए, उत्तराखंड को डबल इंजन की जरूरत है, और आज डबल इंजन अपना असर दिखा रहा है। चाहे जीएसटी को लेकर रहा होगा उद्योगों में, चाहे जो 400 करोड़ रुपया कल हमको मिला है, और अभी बहुत बड़ी राशि, बहुत बड़ी राशि अब आने वाले समय में और हमको मिलने वाली है। थोड़ा आप लोग और प्रतीक्षा करते रहिए, उसका सदुपयोग होता रहे, उसके लिए आपका। और 11 महीने पहले रुद्रपुर में भाजपा नेता राजेश मान की हत्या करने वाले उसके बेटे मानव चौधरी को आज पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने हल्द्वानी से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि पुलिस पूरे मामले में मृतक भाजपा नेता की पत्नी और हत्याकांड में शामिल एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज चुकी है। प्रॉपर्टी के लालच में भाजपा नेता राजेश मान की हत्या की वारदात को उसकी पत्नी और उसके बेटे ने ही सितारगंज के एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर अंजाम दिया था।
अपहरण एवं हत्याकांड की जो सबसे मेन अपराधी था मानववान आज गिरफ्तार हुआ है। हल्द्वानी से हमारी टीम ने थाना किच्छा और एसओजी टीम ने उसको गिरफ्तार किया है। इसमें बहुत दिनों से वांछित चल रहा था। इसकी NPW 8283 कुर्की की कार्रवाई भी माननीय न्यायालय के आदेश से हो गई थी। इस पूरे घटनाक्रम में इसने अपने दोस्त के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था और अपने बाप को ही गोलियों से 2 गोलियों से उसको मार दिया था और उसकी बॉडी राजेश मान की बॉडी जो शारदा नहर है खटीमा में वहाँ पर डाल दी गई थी। पुलिस पहले ही इन्वेस्टिगेशन करके साक्ष्य संकलन का काम लगभग पूरा कर चुकी थी। आज मानव मान की गिरफ्तारी हुई। इसका पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर आगे की अग्रेतर कार्रवाई की। इधर खटीमा के भूड़ महोलिया के पास रोडवेज की बस पर पत्थर फेंककर हमला किया गया। हमला उस वक्त हुआ जब बस खटीमा रेलवे स्टेशन से सिर्फ 5 किलोमीटर आगे देहरादून जाने के लिए सड़क पर दौड़ रही थी। पत्थर से जहां बस के पीछे का शीशा टूट गया, वहीं बस में सवार 2 यात्रियों को भी चोटें आई हैं। घटना के बाद परिचालक ने खटीमा कोतवाली में तहरीर दे दी है। और भले ही राज्य में नेता और नौकरशाही द्वारा करोड़ों रुपए के गोलमाल हो जाते हों, लेकिन खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने के दावे ही रह जाते हैं। जिला उधम सिंह नगर की तहसील काशीपुर का बदहाल बड़ा सरकारी स्टेडियम को देखिए। यह कुमाऊं का सबसे पहला बड़ा स्टेडियम है जो राज्य बनने के बाद से ही अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। 40 साल पुराने इस स्टेडियम की यूपी से अलग होने के बाद किसी ने सुध नहीं ली है। यह स्टेडियम आज नेताओं के हेलीपैड के लिए काम आ रहा है। कोचों के लिए वैकेंसी निकलेगी, वैकेंसी निकालेंगे, हर बार वैसी वादे पे वादे करती है और फिर वो वैसे ही दब के रह जाता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे काफ़ी पुराना कोर्ट है जिसकी मेंटेनेंस नहीं हो पाती है टाइम से। जब कभी बारिश होती है तो बारिश में पानी टपकने लग जाता है, लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है। अब पंचेश्वर बांध की बात करते हैं जो दुनिया का दूसरा और एशिया के सबसे बड़े बांध के तौर पर बनने जा रहा है। इसमें 5040 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर पूर्व स्पीकर और जागेश्वर विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल का यह कहना है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि केदारनाथ की आपदा का कारण टिहरी बांध था, तो प्रशासन को पर्यावरण की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर लोगों को विश्वास में रखकर ही बांध का निर्माण करना चाहिए। छोटे बांध बनाने से और ज्यादा लाभकारी है, क्योंकि हमने देख लिया है जो केदारनाथ में जो बादल फटा उसको लोग आज वैज्ञानिक लोग टिहरी बांध से जोड़ रहे हैं। हमारे धारचूला में जो बादल फटा उसको भी वहाँ पर जो छोटी हमारी विद्युत की परियोजना है उससे जोड़ रहे हैं। तो ये तो एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरे नंबर का बांध बनने जा रहा है। तो इस बांध के बनने से जो ये कच्चा क्षेत्र है इस तरह से उस क्षेत्र को बहुत बड़ा खतरा पर्यावरण की दृष्टि से हो सकता है। और मेरी ये भी मांग है कि पर्यावरण की रिपोर्ट सार्वजनिक किए बगैर इसका निर्माण करना भी मैं समझता हूँ बहुत उचित नहीं होगा। लोगों को विश्वास में लेकर के सारी स्थिति स्पष्ट करने के बाद ही बांध का निर्माण होना चाहिए। खटीमा के थारू विकास भवन में आयोजित जनजाति समाज सम्मेलन में के कार्यक्रम में वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम में खटीमा के विधायक पुष्कर धामी सहित नानकमता विधायक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचे वित्त मंत्री ने जहां जनजातीय समाज और उनकी संस्कृति की प्रशंसा की, वहीं पंत ने कहा कि जनजाति समाज के लिए 12 राणा स्मारक का भी सरकार द्वारा स्थापना की गई है। उनका यह भी कहना था कि कुटीर लघु उद्योगों को बेहतर तरीके से बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जाति के समाज के उत्थान के लिए अनवरत प्रयास किए जाते रहे हैं और उसी प्रयास में एक महत्वपूर्ण प्रयत्न हुआ है 12 राणा स्मारक का। और वह एक ऐसा स्मारक जिसके माध्यम से इस समाज को अपनी गरिमा और गौरवशाली परंपरा का ध्यान रहे और उसके आधार पर ये अपने आगे के जीवन को संपादित करें। इसके साथ साथ जो सरकार के स्तर पर जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें विशेष तौर पर जो लघु और कुटीर उद्योगों को आगे बढ़ाने का प्रयास होता है उसको बेहतर तरीके से और संचालन करने का हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो जितने भी हमारे समाज से जुड़े हुए बंधु हैं उन सब की आजीविका भी व्यवस्थित